friends, welcome to KC classes. Today we will study about GAAP, Generally Accepted Accounting Principles. Now in the earlier class we have studied about the definition of accountancy, what is the aim of accounting information and who all are the users of the accounting information. Plus we also studied about how an accounting information should be. It should be relevant, it should be reliable and it should be comparable. Now, how is the accounting information made to fit into these standards? मतलब आपकी जो accounting information है वो consistent, uniform, reliable, relevant और comparable कैसे बनती है? वो बनती है जब आप कुछ standards को adopt करते हैं. अब वो standards हर accounting profession में adopt किए जाते हैं. Within a country, अगर आपकी कोई कंपनी है तो आपको मैंडेटरी है कि आप उन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करके ही अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करें. अब आप उस अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल जिन्हें हम गैप कहते हैं उन्हें कुछ लोग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस, एजम्पशंस और पोस्टुलेट्स भी बुलाते हैं, पर मीनिंग इज द सेम. नाउ इन प्रैक्टिस जो अभी हमने बताया, द सेम रूल्स और गाइडलाइंस में बी कॉल्ड एज पोस्टुलेट्स और कन्वेंशंस, पर हम उनको बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस ही, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कह के ही एड्रेस करेंगे. देयर आर बेसिकली 12-13 अकाउंटिंग एजम्पशंस और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स. बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड कॉस्ट, डुअल एस्पेक्ट, रेवेन्यू मैचिंग, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, मटीरियलिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव. ये 12-13 हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको बेस करके हमारी पूरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर होती है. तो देख लेते हैं इनका इंडिविजुअल मीनिंग क्या है. पहला हमारा कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप बिजनेस और उसकी ओनर की एंटिटीज अलग होती हैं. अगर आप किसी एबीसी लिमिटेड कंपनी के ओनर हैं तो कंपनी के अकाउंट्स आपके साइड से नहीं बनाए जाएंगे. आप एज अ लाइबिलिटी होंगे उस कंपनी के लिए. द कैपिटल गिवन बाय द ओनर इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी और ड्रॉइंग्स रिडक्शन इन लाइबिलिटी के तरीके से देखी जाती हैं. मतलब एक बिजनेस आप रन कर रहे हैं, वो कंपनी आप ही की है, पर फॉर द अकाउंटिंग पर्पस आप दोनों की एंटिटीज को डिफरेंट रखा जाएगा. फिर आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जो कि मॉनेटरी टर्म में डिफाइन हो सकती हैं. जो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म में डिफाइन नहीं हो सकती है वो आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. फिर आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. इसमें क्या एजम्पशन होता है कि आपकी कंपनी इनडेफिनेट पीरियड के लिए रन करने वाली है. ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी के बेसिस पे बाकी और कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाले हैं. जैसे कि आपका डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट. अगर आप इनडेफिनेट लाइफ लेके नहीं चल रहे हो तो आपका अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करने का फायदा ही नहीं है. आप उसको कंपेयर किससे करेंगे. प्लस अगर आपको इन्वेस्टर्स चाहिए, आपको क्रेडिटर्स चाहिए, तो आपको आगे की लॉन्ग टर्म लाइफ अपने बिजनेस की दिखानी होगी. तो उसके लिए आप ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. बाय चांस कोई सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में नहीं होते और आपको बिजनेस 1 साल में बंद करना पड़ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है आपने सोच के ही बिजनेस स्टार्ट किया था कि आप 1 साल में बिजनेस बंद कर देंगे. आपको ये मान के चलना होता है कि आपका बिजनेस इंडेफिनेट पीरियड के लिए रन करने वाला है. फिर आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. अब हर यूजर्स को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और टाइमली चाहिए होती है. अगर राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे नहीं मिलती है तो उस इन्फॉर्मेशन की रेलेवेंस खत्म हो जाती है. अब उसके लिए कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट ने ये मैंडेटरी कर दिया कि 1 साल का रिकॉर्ड, 1 साल का रिजल्ट हर कंपनी पब्लिश करेगी. हालांकि इंटरिम रिजल्ट्स भी पब्लिश होते हैं, बट ईयरली इज मैंडेटरी. फिर आता है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट. इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपके सारे असेट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में
परचेज प्राइस पे डाले जाएंगे। इसका मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट पे डाले जाएंगे। जैसे कि आपने एक मशीनरी परचेज की लाइक 50,000 की, आपने 50,000 की मशीनरी परचेज की, उस पे आपने एडिशनल एक्सपेंडिचर किया कैरेज पे या ट्रांसपोर्टेशन पे, उसको इंस्टॉल करने में 25,000 का और खर्चा होगा, तो टोटल एक्सपेंस हुआ आपका 75,000। तो आप मशीनरी की कॉस्ट में 75,000 तो डालेंगे ही डालेंगे, पर आप उसको मार्केट वैल्यू पे नहीं डालेंगे, आप उसको उस वैल्यू पे डालेंगे जिस वैल्यू पे आपने उसको परचेज किया, जो वाउचर वैल्यू है उसकी। फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को आप जब एडॉप्ट करते हैं तो आपके पास एविडेंस होता है, वो वेरीफिएबल होता है। आप जब मार्केट वैल्यू पे डालेंगे तो आपके पास कोई वाउचर नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है उसको प्रूव करने के लिए कि वही सही वैल्यू है। लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आपके पास एक एविडेंस है, लेकिन इसकी भी एक कमी है कि आप अपने प्रॉफिट्स को अंडरमाइन कर जाते हैं और प्रॉफिट्स को हाइड कर जाते हैं। मे बी अगर आपकी असेट की वैल्यू ज्यादा है और आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट कम है, तो वो जो गैप है, वो जो प्रॉफिट आपको हो रहा है, वो आप अपनी बैलेंस शीट्स में शो नहीं कर रहे हैं। फिर आता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। मतलब ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपकी अकाउंटेंसी का। इसका मतलब ये है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो फोल्ड इफेक्ट्स होते ही होते हैं। जैसे कि अगर आपने एक ट्रांजैक्शन की लाइक ले लीजिए, अगर आपने परचेज की 10 लाख की मशीनरी, तो आपकी असेट साइड बढ़ जाएगी लेकिन आपका कैश डाउन हो जाएगा। दैट इज एक ही ट्रांजैक्शन हुई है, परचेज ऑफ मशीनरी या परचेज ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 10 लाख, लेकिन इसका अफेक्ट दो तरीके से दिखा। एक तरीके से तो आपका एसेट साइड बढ़ गया, एक तरीके से आपका कैश साइड डाउन चला गया। अब इससे क्या होता है, बेसिकली आपका जो बैलेंस शीट है वो दोनों साइड बैलेंस होता है। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी होता है। जब आपका बैलेंस शीट बैलेंस कर जाता है तभी आपके अकाउंट्स को एक्यूरेट माना जाता है। इस फॉर्मूले पे ये कॉन्सेप्ट चलता है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल को भी आप लायबिलिटी ही मानते हैं, उसको लायबिलिटी साइड ही लिखा जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट पे आपका पूरा अकाउंटेंसी इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है। Assets of the business are always equal to the claims of the owner and the outsiders. फिर आते हैं आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करेंगे, जब वो रेवेन्यू रियलाइज हो जाएगा। दैट मीन्स आपके पास लीगल राइट आ जाएगा टू रिसीव इट। मतलब आप जैसे कि आपने सेल ऑफ द गुड्स किया ऑन क्रेडिट, ठीक है, लेकिन आपके पास पैसे तो आने वाले टाइम में आने वाले हैं, लेकिन आपका लीगल राइट आज ही एस्टैब्लिश हो गया, तो आप उसको आज की डेट पे ही रिकॉर्ड करेंगे। या फिर एक और एग्जांपल ले लीजिए, रेंट। अब आपका रेंट शायद जनवरी में रिसीव हो, लेकिन ड्यू तो आपका वो दिसंबर में ही हो गया था। आपके पास लीगल राइट टू रिसीव इट आ गया था दिसंबर में, तो आप उसको दिसंबर की डेट में ही शो करेंगे। फिर आता है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा कि आप रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करेंगे जब वो रियलाइज हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट उसी को मैच करता हुआ है। जैसे कि अगर आपका एक अकाउंटिंग पीरियड है 1 साल का, तो उस अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस को ही आप उस अकाउंटिंग के प्रॉफिट से रिलेट कर सकते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने सेल ऑफ गुड्स किए, उसमें कुछ गुड्स ऐसे भी होंगे, परचेज ऑफ गुड्स किए, इसमें आपके कुछ गुड्स ऐसे होंगे जो सेल हो गए, कुछ गुड्स ऐसे होंगे जो बच गए। तो आप जब सेल ऑफ गुड्स में कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें जो गुड्स सेल नहीं हुए हैं, जो आपके पास अभी भी स्टॉक में है, उनको माइनस करके रिकॉर्ड करेंगे। दैट मीन्स आपको उन्हीं गुड्स को माइनस करना है जो इस पीरियड में सेल हो गए हैं, सिर्फ उन्हीं की कॉस्ट को आप डिडक्ट करेंगे। तो ये कहलाता है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। मतलब इस साल के एक्सपेंसेस इसी साल के प्रॉफिट से आप
कंपेयर कर सकते हैं। मतलब रेवेन्यू ऑफ द सेम पीरियड कैन बी कंपेयर टू द एक्सपेंसेस ऑफ द सेम पीरियड। ऐसे नहीं है कि आप पिछले साल के रेवेन्यू को इस साल के एक्सपेंस से कंपेयर कर रहे हैं, नहीं, सिर्फ इसी पीरियड के वो रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस होने चाहिए। नाउ फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको लगता है रेलिवेंट है एक यूजर के लिए, कोई भी डिसीजन को मेक करने के लिए, तो आपको उसे डिस्क्लोज करना ही होगा। चाहे आप उसे बैलेंस शीट्स में करें, पीएनएल में करें या फुटनोट्स में करें, पर आपको डिस्क्लोज करना होगा। अब इसी के लिए प्रॉपर फॉर्मेट्स आए हैं बाय द कंपनीज एक्ट, बाय सेबी एंड अदर इंस्टीट्यूशंस कि आपको किस फॉर्मेट में डिस्क्लोज करना है, कि कोई भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रह ना जाए विदाउट डिस्क्लोजर। वही बात एक्ट 1956 ने पूरा एक फॉर्मेट दिया है कैसे आप पीएनएल बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे कंपल्सरीली, जो आपकी सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को कवर करेगा। फिर आता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर डेप्रिसिएशन का एक मेथड इस अकाउंटिंग पीरियड में फॉलो कर रहे हैं तो आप वो मेथड को सेकंड पीरियड में एकदम से ही नहीं बदल सकते, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी होगी। प्लस अगर कोई भी रेलिवेंट कारण नहीं है उसे बदलने का तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, और आप कर भी रहे हैं तो आपको फुल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि किन रीजंस की वजह से आप चेंज कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप बार बार ऐसे ही अपने रूल्स को और स्टैंडर्ड्स को बदलते रहेंगे तो उसकी कंपेरेबिलिटी हिंडर होती है, आप उसको कंपेयर आसानी से नहीं कर पाएंगे। उसके लिए कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट काम आता है। मतलब आप जिस तरीके से पॉलिसीज या इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते आए हैं वो सेम रहनी चाहिए थ्रू आउट। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर टाइम डिमांड करे आप चेंज करें तो आप चेंज ना करें, आप डिस्क्लोज करके आप चेंज कर सकते हैं, पर आपको प्रॉपर मेंशन करना होगा कि आप ये चीज इस वजह से चेंज कर रहे हैं और इस फॉर्मेट में चेंज कर रहे हैं। फिर आता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ओवरस्टेटिंग ऑफ प्रॉफिट्स को अवॉइड करता है और सेफ प्ले करने को प्रमोट करता है। दैट मीन्स यू हैव टू कीप रूम फॉर योर लॉसेस इवन इफ यू डोंट कीप रूम फॉर योर प्रॉफिट्स। मतलब आपको प्रोविजंस अपने लॉसेस के लिए बना के चलना होगा। बेशक आप अपने प्रॉफिट्स को इसी साल अनाउंस ना करें, लेकिन आपको लॉसेस को तो पहले से कवर करके चलना होगा। तभी आप इसी कॉन्सेप्ट से आया है डाउटफुल डेट का कॉन्सेप्ट, लॉस फ्रॉम फायर का कॉन्सेप्ट। डाउटफुल डेट का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि आपको अगर डर है कि आने वाले टाइम में मुझे इस डेटर से लॉस आ सकता है, तो आप उसको डाउटफुल डेट में डाल देंगे। आप इसी साल रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ये लॉस शायद आगे जाके मुझे हो सकता है, तो इसी कॉन्सेप्ट से वो कॉन्सेप्ट आया है। रिमोट पॉसिबिलिटी को भी आप इसमें रिकॉर्ड करेंगे कि ऐसा लॉस शायद आने वाले टाइम में हो सकता है। पेसिमिस्ट एटीट्यूड एडॉप्ट करता है ये कॉन्सेप्ट और अनसर्टेनिटी से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। इसी क्रेडिटर्स का या जो भी एंटिटीज है जिनका मनी इन्वेस्टेड है इन दी कंपनी, उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है कि आने वाले टाइम में हमें एक सडन लॉस नहीं फेस करना पड़ेगा। वी हैव प्रोविजंस मेड फॉर द लॉस। नाउ मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट इज सेम एज मॉनेटरी कॉन्सेप्ट, समवॉट सेम। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट वही कहता है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लगता है इम्पोर्टेंट है और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है आने वाले टाइम में इन्वेस्टर के डिसीजन मेकिंग में, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन जरूर अपने अकाउंट्स में डालनी है। जैसे कि आपने कोई बिल्डिंग एक्सपैंड की है या कोई नया मशीनरी खरीदा है, तो वो आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी क्योंकि शायद इससे इन्वेस्टर्स का डिसीजन मेकिंग अफेक्ट हो। फिर आता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट।
नाउ ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट सेज कि आप कुछ भी सब्जेक्टिव तरीके से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप बायस नहीं होंगे किसी भी ट्रांजैक्शन को लेके या किसी भी एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग को लेकर के। आप वही इंफॉर्मेशन डालेंगे जिस चीज का आपके पास प्रूफ है, एविडेंस है, और जिस चीज का आपके पास एविडेंस नहीं है या आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते, वो आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इसी वजह से आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट भी यूज होता है, क्योंकि आपके पास उसका वेरीफिएबल प्रूफ होता है रिकॉर्ड करने के लिए। सो दीज वर द 13 प्रिंसिपल्स, जनरली accepted accounting principles. I hope you like my lesson. Please like, share and subscribe to KC Classes. Thank you.